पार्ट 5 की शुरुआत मियोंगयन की काउंटर क्लेम और प्रो बोनो टीम के मेडिकल चेकअप से होती है। केस की वजह से सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बल्कि डेविड का तो हाल और भी बुरा हो जाता है जब उस पर एनेस्थेशिया की दवाई काम ही नहीं करती और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। खैर, अब वापस केस पर आते हैं। मियोंगयन कहता है कि शादी धोखे और दबाव में हुई है, इसलिए उसे रद्द किया जाए। अब जब काया से सवाल किए जाते हैं तब कोर्ट को पता चलता है कि 13 साल की उम्र में काया का किडनैप हुआ था और उसके साथ बहुत भयानक जुल्म किया गया। डोंगमिन तो ये सब सुन नहीं पाता और वहाँ से चले जाता है। देन अब मियोंगयन ये केस कंटिन्यू करता है और कहता है कि काया ने ये बात डोंगमिन से जानबूझकर छुपाई ताकि शादी हो सके और वो कोरिया में रह सके, बल्कि शादी में औरत का बीता हुआ जीवन जानना जरूरी होता है। अब जिस डायरेक्शन में ये केस जा रहा होता है तो लगता नहीं कि काया ये केस जीत पाएगी, पर डेविड पूरी ताकत से काया के लिए लड़ता है और ऐसी ऐसी दलीलें देता है कि जज उनके फेवर में ही फैसला सुनाती है कि काया को डिवोर्स मिलना चाहिए, जिस वजह से काया और गेप्योंग दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब हियरिंग के बाद मियोंगयन जाते वक्त डेविड को देखता है तो उसे ताना मारता है, पर डेविड तो उसके ताने का भी मजाक बना देता है। बाद में काया डेविड और गेप्योंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसके लिए कोई खड़ा है और उसका साथ दे रहा है। वैसे अब केस जीतने की खुशी में डेविड गिपियम को ट्रीट देता है और साथ ही अपने रिश्वत वाले वीडियो की बात खोलता है तो गिपियम कहती है मैं मानना चाहती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो मेरा भरोसा तोड़ रही है। अब ये सुनकर डेविड चुप हो जाता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चोट इसी बात की लगती है। अब अगले दिन पता चलता है कि मियोंगयन ने काया के केस को अपील करके फिर से खुलवा दिया है। तो नानहुई कहती है क्या ये हमसे हारते हारते थकता नहीं है। खैर, अब कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ काया अब शुरू से लेके सारा सच उन्हें बताती है। दरअसल काया का किडनैप उसके होम टाउन में हुआ था और एक हफ्ते तक उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अब मौका मिलते ही वो अपने जुल्म करने वाले से भाग जाती है और जब घर आती है तो उसके डैड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते और कहते हैं कि तुम अपना सम्मान खो चुकी हो, आखिर कौन तुमसे शादी करेगा। ये कहते हुए उसे जबरदस्ती उसी आदमी के पास भेज देते हैं। अब काया को जबरदस्ती पूरे 9 महीने उसी आदमी के साथ रखा जाता है जहां हर रात वो मारपीट और जुल्म का शिकार होती है। और जब 9 महीने बाद काया को बच्चा होने वाला होता है वो फिर भाग जाती है और अपने घर आती है, पर उसका बाप उसे घर में घुसने भी नहीं देता, इसलिए अकेले जंगल में उसे बच्चे को जन्म देना पड़ता है। और फिर बाद में उस आदमी का परिवार उस बच्चे को ले जाता है और काया को अकेला छोड़ देता है। अब ये सब बताते हुए काया को बहुत तकलीफ होती है और बाकी लोगों को उससे हमदर्दी, लेकिन कोर्ट सिर्फ फैक्ट्स और सबूतों पर ही अपना जजमेंट सुनाता है। जज कहती है क्योंकि काया के फादर ने सहमति दी थी इसलिए कानून की नजर में ये जुल्म नहीं माना जाएगा। अब पहला वाला डिसीजन बदल दिया जाता है और दूसरा सुनाया जाता है कि तलाक नहीं बल्कि शादी ही रद्द हो जाएगी। और ये फैसला सुनकर पूरी प्रो बोनो टीम टूट जाती है क्योंकि काया अब कोरिया में नहीं रह सकेगी, जिस वजह से नानहुई को बहुत गुस्सा आता है और पूरी टीम ही उदास बैठी होती है। लेकिन डेविड हार नहीं मानता, पर इसी दौरान गांव वाले मिलकर काया के फादर इन लॉ को जेल से निकलवा लेते हैं। इवन उसकी सजा भी बहुत हल्की कर दी जाती है और वो कोर्ट से बाहर निकलते समय काया को देख मुस्कुराता है, जैसे कहना चाह रहा हो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब प्रो बोनो टीम वापस इस केस को रीओपन करने के लिए अपील करती है, लेकिन उनकी अपील कुछ ही घंटों में रिजेक्ट कर दी जाती है और ये काम उसी जज का होता है जो कभी डेविड का बॉस था। लेकिन डेविड फिर भी नहीं टूटता, वो काया को देश से निकाले जाने से बचाने के लिए नई अर्जी डालता है, लेकिन वो भी तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। अब रात दिन पूरी टीम इसी में लगी रहती है कि काया को दूसरे देश भेजे जाने से कैसे रोका जाए। तभी ओंगसिकाके उन्हें यही बुरी खबर दे देता है कि कल उसे दूसरे और भी लोगों के साथ भेजा जा रहा है। तो नानोई को काफी गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसा देश है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि काया को जब ले जाया जा रहा होता है तभी वहाँ डेविड अपनी टीम के साथ आके उन्हें रोक देता है और उन ऑफिसर्स को देश का कानून याद दिलाते हुए कहता है कि कानून के अनुसार जो इंसान शरण मांगता है उसे तब तक देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता जब तक सरकार फाइनल डिसीजन न ले ले। अब ये सुनते ही वो अधिकारी रुक जाते हैं और काया को फ्री कर देते हैं। अब डेविड कोर्ट में खड़ा होकर सिस्टम पर सवाल
उठाता है कि ये देश गुनहगारों को बचाता है और विक्टिम्स यानी पीड़ितों को सजा देता है, और उसने जानबूझकर वहाँ कई सारे रिपोर्टर्स भी बुलवाए होते हैं, पर टीम को डर होता है कि कहीं डेविड का ये तरीका उल्टा न पड़ जाए। लेकिन धीरे धीरे उसकी स्ट्रेटजी काम करने लगती है। अब कुछ ही दिनों में ये केस पूरे देश में वायरल हो जाता है, और वो भी ठीक यूएन के भाषण से पहले। वैसे टीम समझ जाती है कि अब मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं रहा, अब अगली सुनवाई में कोर्ट का नजारा ही बदल जाता है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स लॉयर्स आगे आकर डेविड के साथ जुड़ जाते हैं, और वो अपने साथ ऐसे विक्टिम्स को भी लाया होता है जिनके साथ भी काया की तरह असॉल्ट हुआ है, पर इस सिस्टम ने कभी उन्हें इंसाफ नहीं दिया। तो वहीं ऑनलाइन भी ऐसे हजारों लोग आवाज उठाते हैं कि उन्हें भी शरण चाहिए इस देश में, क्योंकि वो भी इसी देश के लिए काम करते हैं। अब डेविड जज से सीधा दिल की बात करता है कि प्लीज देशभक्ति को इंसानियत के ऊपर मत रखिए, राष्ट्रीयता से ज्यादा जरूरी है ये देखना कि इन लोगों ने इस देश के लिए क्या किया है। अब कोर्ट में सन्नाटा ही छा जाता है और जज उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो कानून है तो दूसरी तरफ इंसाफ। लेकिन फिर वो मान लेते हैं कि अगर ये देश सच में न्याय वाला है तो काया जैसी लड़कियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब जज काया की शरण वाली अर्जी को दोबारा मंजूर कर लेते हैं, यानी कि अब वो कोरिया में रह सकेगी। वहाँ डोंगमिन भी आया होता है जो जज का फैसला सुनकर राहत महसूस करता है, और वो भी काया के लिए खुश होता है। केस जीतने पर पूरी टीम भी बहुत खुश होती है। वैसे उनके लिए ये केस किसी जंग से कम नहीं था। अब वहाँ से जज जाते जाते काया से कहते हैं तुम्हारे लिए ये सब सहना मुश्किल हुआ होगा ना, और फिर वो पूरे सिस्टम की तरफ से काया से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो न्याय उसे अभी मिला ये उसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। अब जैसा डेविड ने सोचा था कि इस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के भाषण के दौरान भी वायरल रहता है, यानी जब राष्ट्रपति दुनिया को ह्यूमन राइट्स का भाषण दे रहे होते हैं तब भी सबको ये केस याद आ रहा होता है, जिससे हालत काफी अजीब हो जाते हैं। इसलिए न्याय मंत्रालय चोरी छुपे डेविड से मिलने आता है और एक सौदा करता है कि काया को यहाँ रहने का नया वीजा देंगे और उसके साथ उसके यहाँ रहने का खर्चा भी वो लोग उठाएंगे, लेकिन बस वो इसके बदले इस केस को यहीं खत्म कर दे। तो डेविड उसका ये सौदा मान लेता है, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। तो वही काया का एक्स फादर इन लॉ, जो कि अपनी थोड़ी सी सजा से भी खुश नहीं था, उसे समाज सेवा नहीं करनी होती, इसलिए वो फिर से अपील करता है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत बहुत बुरी निकलती है, क्योंकि उसे वो जज मिलती है जो गिपियम की दोस्त है और क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए फेमस है, बल्कि लोग तो उसे मौत का फरिश्ता भी कहते हैं। वैसे काया का मामला अब बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है और लॉ फर्म के सीईओ तक भी ये खबर चले जाती है। उसके लिए पावर ही सबसे बड़ी चीज है। वो अपनी सीईओ की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो अपनी बेटी जंगिन को हुक्म देता है कि प्रो बोनो टीम को तुरंत डिस्बैंड कर दो, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रो बोनो टीम को अपने मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है। तब गिपियम को अचानक याद आता है कि डेविड पर बेहोशी की दवा का असर न होना और फिर उसके नशे वाला वीडियो, अब सब बातें जुड़ने लगती है, और अचानक से वो खुश होकर डेविड के पास आके चिल्लाती है कि तुम इनोसेंट हो। पहले तो बेचारा डर ही जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि ये गिपियम कह क्या रही है, पर जब वो बार बार उसे इनोसेंट कहने लगती है तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।